नमस्कार दोस्तों। तो आज स्वागत है आपका इस चैनल के यूट्यूब सेशन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। और इतिहास में क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न जो दिया हुआ है वो ये है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है इटली एवं जर्मनी जो है वो वर्तमान में किस महादेश में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप। अगला प्रश्न है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो देखिए वियना कांग्रेस जो है, सबसे पहले चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि वियना कांग्रेस या इसी को हम लोग वियना सम्मेलन कहते हैं, तो हुआ कब था, तो 1815 ईस्वी में। और सवाल क्या कह रहा है कि जो वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस था, इसके द्वारा किस वंश की स्थापना हुई थी। तो आपको याद रखना है बुर्बो वंश का। किसका? बुर्बो वंश का। फिर कह रहा है कि मेजनी का संगठन मेजनी का संबंध जो है वो किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध की अगर आप चर्चा करेंगे तो उसका संबंध जो था वो कार्बोनरी संगठन से था, मेजनी का संबंध। अब सवाल ये पूछ सकता है कि बताइए कि मेजनी जो थे वो थे क्या। तो आप याद रखिए कि मेजनी एक साहित्यकार थे। आपसे सवाल पूछ सकता है कि जो कार्बोनरी संगठन जो था, ये वाला संगठन, इसकी स्थापना कितना ईस्वी में हुआ था। तो आप याद रखिएगा कार्बोनरी संगठन की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि जो कार्बोनरी है इसका अर्थ क्या होता है। तो कार्बोनरी का अर्थ होता है कोयला जलाने वाली, कोयला जलाने वाली। और यह एक याद रखिएगा समिति थी, जो गुप्त समिति थी, इस पर आपको भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से 3-4 सवाल बनता है। पहला कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो संगठन के अगर पूछेगा कार्बोनरी संगठन से। मेजनी क्या था, तो साहित्यकार था। आपसे पूछेगा कि ये जो कार्बोनरी संगठन थी इसकी स्थापना कितना ईस्वी में हुई, तो 1810 ईस्वी में। और इसका अर्थ क्या होता है, तो कोयला जलाने वाली। आगे देखिए, फिर आपसे पूछेगा कि ये था क्या, तो ये एक समिति था। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। यानी कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण जो हुआ था उसका विरुद्ध कौन था, यानी कि कौन ये चाहता था कि इनका एकीकरण नहीं हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। फिर कह रहा है कि कॉन्ट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो आप याद रखिएगा कि कॉन्ट कावूर को जो विक्टर इमैनुअल था वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर। फिर कह रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप याद रखिए गैरीबाल्डी जो था वो पेशे से नाविक था। और आपसे पूछेगा कि इसका जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 4 जुलाई 1807 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। और आपसे पूछेगा कि मृत्यु कब हुई थी। तो इसका मृत्यु हुई थी 2 जून 1882 ईस्वी की। यानी यहाँ से 3 सवाल बनता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो पेशे से नाविक हो जाएगा। सवाल पूछेगा कि जन्म कब हुआ था, तो 4 जुलाई 1807 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुई थी, तो 2 जून 1882 ईस्वी में। फिर आपसे पूछेगा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो याद रखिएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कह रहा है कि जालवेरिन क्या थी। पहला सवाल। 8वां सवाल है जालवेरिन क्या थी, यानी कि जालवेरिन जो थी ये क्या थी, यह एक संस्था थी। किन की? तो सबसे पहले तो याद रखिए जालवेरिन जो थी संस्था थी, लेकिन किन का संस्था था, तो ये व्यापारियों की एक संस्था थी। अब सवाल पूछेगा कि बताइए इसकी स्थापना कितना ईस्वी में हुई। तो जालवेरिन नामक जो संस्था थी इसकी स्थापना 1834 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो आप याद रखिएगा कि रक्त एवं लौह की नीति जो थी इसके अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। बिस्मार्क के बारे में जो आगे जानकारी होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न पूछा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो कब हुई थी। तो याद रखिएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1871 ईस्वी को। और आपसे अगर प्रश्न ये पूछते कि किनके किनके बीच हुई थी, तो आप याद रखिएगा ये संधि जो है फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और पर्सा के बीच कितना ईस्वी को? तो 10 मई 1871 ईस्वी को। अब अगला सवाल है, कह रहा है अगला प्रश्न कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो याद रखिएगा किसका साहित्य जो था वो प्रेरणा स्रोत था, तो यूनान का। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि
किस देश के साथ हुई? तो देखिए 18 ये सवाल तो ऐसे बन सकता है कि बताइए कि एड्रियानुपोल की जो संधि है वो कब हुई? तो आप याद रखेंगे 1800 कितना ईस्वी में? 29 ईस्वी में। लेकिन अगर आपसे पूछेगा किन-किन देशों के बीच हुई? तो देखिए ये तुर्की और रूस के बीच हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए आप बुक में देखेंगे तो ऑप्शन सिर्फ तुर्की दिया हुआ है, लेकिन तुर्की के साथ एक और देश कौन था? तो वो रूस था। यानी देखिए यहाँ से 3 सवाल बनता है। पहला सवाल कि एड्रियानुपोल की संधि किसके-किसके बीच हुई? तो तुर्की और रूस के बीच। कब हुआ? तो 1829 ईस्वी में। अब अगला जो है रिक्त स्थान को भरने के लिए, यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ है, कह रहा है कि के युद्ध में एक महाशक्ति के पतन के बाद दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मन का जन्म हुआ था। यानी किस युद्ध के बाद? याद रखिएगा एक महाशक्ति का पतन हुआ और दूसरे महाशक्ति का जन्म हुआ, तो ये सेडान का युद्ध हो जाएगा। कौन सा युद्ध है? सेडान का युद्ध। अब आपसे पूछेगा कि सेडोवा का युद्ध जो है वो किसके किसके बीच हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध याद रखिएगा कि फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच। आगे सवाल कह रहा है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने युग का भी अंत कर दिया। यानी किस युग का अंत कर दिया? तो आप याद रखिएगा कि जो पुरातन युग था उसको अंत कर दिया। और 1848 के क्रांति के बाद ही आप ध्यान रखिएगा कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1848 ईस्वी के क्रांति फ्रांसीसी क्रांति के बाद। फिर कह रहा है कि वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ रहते थे जो इटली के बचा हुआ था, यानी किससे बचा हुआ था? तो आप याद रखिए इसका आंसर होगा कि वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ पोप रहा करते थे, ये जो था इटली के प्रभाव से बचा हुआ था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पोप और इटली के प्रभाव। आगे बढ़िए। अब देखिए अगला सवाल है, कह रहा है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बावेरिया के शासक को वहाँ का राजा घोषित किया गया। यानी कि किसको राजा घोषित किया गया? तो ओटो को वहाँ का राजा घोषित किया गया था। याद रखिएगा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बावेरिया के जो शासक ओटो थे इनको वहाँ का राजा घोषित किया गया था। अब कह रहा है कि हंगरी की राजधानी कहाँ थी? ये सभी को याद होगा कि हंगरी की राजधानी जो है वो कहाँ है? बुडापेस्ट में है। अब आपको है मिलान करना। आपको देखिए 2 समूह दी हुई है, एक है समूह आ और एक है समूह बा। इसमें से देखिए जिससे जो संबंधित है। अब देखिए सवाल कर रहा है कि मेजनी, तो ये जो मेजनी थे वो कहाँ के थे? तो ये इनका इटली के एकीकरण से संबंधित था। हिंगेल जो थे ये क्या थे? तो याद रखिए कई बार सवाल पूछा गया, तो ये एक दार्शनिक थे। फिर बिस्मार्क कौन थे? तो जर्मनी के चांसलर थे। विक्टर इमैनुअल क्या थे? तो ये एक राजनीतिज्ञ थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला फिर से देखिए वही है मिलान करना। तो कह रहा है कि वियना सम्मेलन, तो देखिए वियना सम्मेलन जो है वो हुआ था 1800 कितना ईस्वी में? 15 ईस्वी में। फिर अगला सवाल जो आपसे कह रहा है कि मेटरनिख का पतन, तो मेटरनिख का पतन जो है वो 1848 ईस्वी में हुआ। फिर आगे देखिएगा तो आगे जो आपका है वो क्या कह रहा है? तो कह रहा है इटली का एकीकरण। तो ये देखिए सभी को याद है कि इटली का एकीकरण जो हुई थी वो 1800 कितना ईस्वी में हुआ था? 71 ईस्वी में। फिर कह रहा है कि सेडान का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो सेडान का युद्ध जो हुआ था वो 1800 कितना ईस्वी में हुआ था? 70 ईस्वी में। तो ये 4 सवाल आपको यहाँ से भी याद रख लीजिएगा कि वियना सम्मेलन कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी में। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए मेटरनिख का पतन कब हुआ? तो 1848 ईस्वी में। फिर कहेगा इटली का एकीकरण कब हुआ? तो 1871 ईस्वी में। फिर आपसे पूछेगा सेडान का युद्ध कब हुआ? तो 1870 ईस्वी में। तो 4 प्रश्न यहाँ से भी बनता है। फिर से देखिए मिलान करने के लिए ही दिया हुआ है। अब कह रहा है कि कोसुथ जो थे, कोसुथ वो क्या थे? तो याद रखिए कि ये हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे। कोसुथ क्या थे? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। फिर कह रहा है एड्रियानोपुल की संधि, देखिए आगे भी आया था, कब हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि अभी हम लोग पढ़े थे कि ये जो संधि हुई थी वो कितना ईस्वी में हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। फिर कह रहा है कि यूनान जो है, यूनान वो कब स्वतंत्र घोषित हुआ? तो यूनान जो है उस याद रखिएगा 1832 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित हुआ। फिर कह रहा है पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? तो ये जो आंदोलन हुआ था वो 1830 ईस्वी में। तो फिर से एक बार याद कर लेते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न है कि कोसुथ कौन थे या क्या थे? तो याद रखिए हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो 1800 कितना ईस्वी में? 29 ईस्वी में। यूनान कब स्वतंत्र हुआ था? 1832 ईस्वी में। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? तो 1863 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ तक जो आप पढ़े वो आपका बुक में दिया हुआ था। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बुक में नहीं दिया हुआ है तो उसको भी हम लिख लिए हैं और आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब और किसके शासनकाल में हुई? तो पहला प्रश्न आप याद रखिए कि फ्रांस की क्रांति सभी को पता है कि 1700 कितना ईस्वी में हुआ था? 89 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में हुई? तो लुई 16वां के शासनकाल में। और अब कभी कभी आपसे पूछ देगा कि तारीख बताइए, तो आप याद रखिएगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और
एक और सवाल आपसे पूछा जाता है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का देन है या नारा है, तो फ्रांस की क्रांति का ही हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो देखिए वियना सम्मेलन जो है वो 1815 ईस्वी में हुआ था, पिछली बार भी हम लोग पढ़े थे। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि बताइए इसकी मेज़बानी किसने किया था, या आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसका अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा ये जो था वो मेटरनिख था। वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी, मेटरनिख। अब आपसे पूछेगा कि मेटरनिख कौन था, तो आप याद रखिए कि मेटरनिख जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। फिर से देखिए 3 सवाल कि वियना सम्मेलन कब हुआ, तो 1815 ईस्वी में। इसकी मेज़बानी किसने की थी, तो मेटरनिख ने। या आपसे पूछेगा इसका अध्यक्ष कौन था वियना सम्मेलन का, तो मेटरनिख। और मेटरनिख था कौन, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अब आपसे पूछेगा कि जो वियना सम्मेलन हुआ उसका उद्देश्य क्या था। कोई भी सम्मेलन होता है तो कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहता है, तो उसका उद्देश्य था यूरोप में शांति स्थापित करना। यानी आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि वियना सम्मेलन की उद्देश्य क्या थी, तो यूरोप में शांति स्थापित करना। चलिए आगे आइए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेटरनिख ने। अब अगला सवाल कह रहा है कि यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया था। तो देखिए यंग इटली जो है ना, इसकी स्थापना किया था मेजनी ने। और आपसे पूछेगा कब किया था, तो 1831 ईस्वी का। और एक और संस्था था जिसका नाम था यंग यूरोप। क्या नाम था, यंग यूरोप। और इसकी स्थापना भी मेजनी ही ने किया था। लेकिन आपसे पूछेगा कब किया था, तो 1834। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप याद रखिएगा कि यंग इटली कहे या यंग यूरोप कहे, ये दोनों की स्थापना किसने किया है, मेजनी ने ही किया है। लेकिन याद रखिए कि यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में और यंग यूरोप की स्थापना 1800 कितना में, 34 ईस्वी में। अब सवाल पूछेगा कि बताइए इटली के एकीकरण में किनका किनका योगदान था। तो देखिए 3 व्यक्तियों के योगदान था यहाँ, एक मेजनी, दूसरा गैरीबाल्डी और तीसरा काउंट काबूर। अब एक सवाल और भी पूछा जा सकता है कि बताइए काउंट काबूर जो थे इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो काउंट काबूर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गई थी। अब एक सवाल आपसे पूछेगा, देखिए इसी में से ऐसे पूछता है कि इटली के एकीकरण में किनका योगदान नहीं था। जैसे यहाँ मेजनी दिया हुआ है, गैरीबाल्डी दिया हुआ है, काउंट काबूर दे दिया है, अब एक और दे देगा मेटरनिख। तो आपको उत्तर वर्ग देना है, यानी कि तीनों के अलावा जो भी रहेगा उनका योगदान नहीं था। फिर कह रहा है कि नेपोलियन संहिता, ये जो है नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी। तो देखिए ये जो है नेपोलियन संहिता बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपसे पूछा जाता है। नेपोलियन संहिता को नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, कि आपसे पूछेगा नेपोलियन कोड कब लागू हुई थी, तो आप याद रखिएगा 1800 कितना ईस्वी में, 4 ईस्वी में। अब आपसे पूछेगा कि जो नेपोलियन था वो फ्रांस का शासक कब से कब तक रहा था। देखिए ये नेपोलियन जो है 1804 ईस्वी में फ्रांस का शासक बना था और 1815 ईस्वी तक शासक रहा था। याद रखिए नेपोलियन जो है 1804 से 1800 कितना 15 तक फ्रांस का शासक रहा था। अब सवाल पूछे कि नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड था, उसमें कितने कोड थे, तो आपको ये भी याद रखना है कितना, 5। इसके बाद याद रखिएगा कि नेपोलियन जो है एक युद्ध हुआ था, वाटरलू का युद्ध। कौन सा युद्ध, वाटरलू का युद्ध। अब वाटरलू का युद्ध आपसे पूछेगा कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में। और वाटरलू का युद्ध जो हुआ था वो नेपोलियन के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। देखिए याद रखिए वाटरलू का युद्ध नेपोलियन का अंतिम युद्ध था और इस युद्ध में नेपोलियन की हार हो गई थी। अब ये हुआ था किसके किसके बीच, तो देखिए फ्रांस से तो नेपोलियन था और इधर से ब्रिटेन था। अब बताइए फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मुख्य जो ब्रिटेन था। अब इसमें युद्ध हुआ था तो इसमें हार हो गई जब इसको, तो इसको कैद करके याद रखिएगा सेंट हेलेना नामक टापू पर रखा गया था, जहां 5 मई 1821 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि सवाल समझिएगा फिर से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि नेपोलियन संहिता जो है कब लागू हुई थी, तो 1804 ईस्वी में। इसमें कितने कोड थे, तो 5 कोड थे। नेपोलियन बताइए फ्रांस का शासक कब से कब तक रहा, तो 1804 से 1815 ईस्वी तक। आपसे पूछेगा कि बताइए कि नेपोलियन द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन था, तो वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो बेल्जियम में। अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि किसके किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। पूछेगा कि बताइए कि जो वाटरलू का युद्ध हुआ था उसमें किसकी हार हुई थी, तो इसमें नेपोलियन की हार हुई थी। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए जब नेपोलियन हार गया था तो इसको कैद करके किस द्वीप पर रखा गया था, तब याद रहे किस टापू पर रखा गया था, तो सेंट हेलेना नामक टापू पर रखा गया था, जहां इसकी मृत्यु कब हो गई, तो 5 मई 1821 ईस्वी को हो गई। आगे देखिए फिर आपसे पूछेगा कि बताइए नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था, तब ये पढ़े थे 1800 कितना ईस्वी में, 4 ईस्वी में। अब अगला सवाल आपसे पूछेगा कि बताइए कि नेपोलियन का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो नेपोलियन का जब जन्म जो है वो 1769 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कोर्सिका द्वीप के अजासिया नाम में हुआ था। कहाँ, कोर्सिका द्वीप के अजासिया में। अब आपसे पूछेगा इनके पिता का नाम, तो चार्ल्स बोनापार्ट। और आपसे पूछेगा माता का नाम, तो याद रखिएगा कि लतीटिया। पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट और माता का नाम क्या था, लटीतिया। आगे बढ़िए चलिए
अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो ये आपको पता है फ्रांसीसी क्रांति का, और ये कब हुआ था? सभी को याद होगा 1700 कितना ईस्वी में? 89 ईस्वी में। अब कह रहा है कि लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? तो देखिए ये लुई 16वां जो है वो फ्रांस की गद्दी पर बैठा था 1774 ईस्वी में। आपसे पूछेगा यह किस वंश का था? तो ये बोर्बोन वंश का था या बार्बन वंश से कहा था संबंधित था। अब आपसे पूछा जाएगा कि लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी? तो याद रखिए कि लुई 16वां जो था इसकी फांसी दे दी गई थी 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। कब याद दिया गया था? 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसकी लुई 16वां जो थी इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो मेरी एटियानोट या फिर मेरी अत्यानोत भी कहा जाता है। और आपसे पूछेगा कि ये जो थी कहाँ की थी? तो ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। फिर से देखिए लुई 16वां को फांसी गद्दी पर कब बैठा? 1774 ईस्वी में। इन्हें 1793 ईस्वी में फांसी दे दी गई। किस वंश से संबंधित थे? तो बोर्बोन वंश से या बार्बन वंश से। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो मेरी एटियानोत। अब आपसे पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो देखिए इटली का एकीकरण कौन कौन थे? तो देखिए इटली का एकीकरण की आप चर्चा करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इटली का एकीकरण था कौन कौन, किधर क्या? तो इमेजनी थे, गैरीबाल्डी थे और काउंट काबूर थे। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो याद रखिएगा जर्मनी का एकीकरण किससे थे? बिस्मार्क। इस सवाल को कभी कभी पूछा जाएगा, बताइए कि इटली के एकीकरण से किनका संबंध नहीं था? तो वहाँ बिस्मार्क ऑप्शन में दे देगा, तो आपको याद रखना है बिस्मार्क। अब सवाल कह रहा है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा गैरीबाल्डी। किसने किया था? गैरीबाल्डी। अब आपसे पूछेगा लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्राटस्की। देखिए दो सवाल है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से लोगों को लगता था कि लाल सेना का गठन भी गैरीबाल्डी किए थे। नहीं, गैरीबाल्डी जो थे वो लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किए थे, और लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। फिर आपसे पूछा जाएगा कि हिंगेल किस देश का दार्शनिक था? अभी देखिए पहला सवाल था कि हिंगेल क्या थे? तो दार्शनिक थे। कहाँ के थे? तो जर्मनी के। और आप याद रखिएगा आपसे पूछेगा कि बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित थे? तो हिंगेल के विचार से। किसके विचार से? हिंगेल के विचार से। फिर आपसे पूछेगा लुई फिलिप कहाँ का शासक था? तो फ्रांस का। लुई फिलिप कहाँ का शासक था? फ्रांस का। अगला है यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को। यूरोपियन सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूनान को। फिर कह रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो मेटरनिख ने। और कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी को। फिर कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ इसका क्रांति का जो प्रमुख कारण था तो निरंकुश शासन था। और ऐसे कई शासन थे, कारण थे, लेकिन मेन कारण जो था वो निरंकुश शासन। फिर कह रहा है किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है? तो ये उत्तर हो जाएगा मेटरनिख। देखिए सवाल था कि किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिख। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद रखेंगे। फिर कह रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब की गई थी? तो 1848 ईस्वी में। अगला सवाल है इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 ईस्वी में। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। तो आज भर जो है हम यहीं तक वीडियो रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।